हेलो बच्चों, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से जीपीएस एकेडमी में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा क्लास 11th का जो है सेट 2 का। आप लोगों का पहले ही सेट 1 कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम लोग इस वीडियो में सेट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। बच्चों, हम आप लोगों को एक बार बता दें कि आप लोगों का लगातार जो है सेट बाय सेट जो है आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग जुड़े रहिएगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि इनमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वो सबके सब आपके जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर पाओ। तो आज के सेशन में क्लास 11th का जो है वो सेट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, हम लोगों का सबसे पहला सवाल जो है वो आ गया है स्क्रीन के ऊपर पर। सबसे पहला सवाल हम लोगों को क्या है, कहता है कि द टिश्यू प्रेजेंट एट द रूट टिप एंड शूट टिप इज, तो आपके सामने हम कह रहे हैं क्या कि मूल शीर्षस्थ एवं तना शीर्षस्थ में पाए जाने वाला उत्तक है। वो कौन सी उत्तक है? जो तना शीर्षस्थ और दूसरा क्या बोल रहे हैं, मूल शीर्षस्थ। हम ये चीज कह रहे हैं पौधे का जो सबसे जो टॉप वाले पार्ट होता है, सब पौधे के सबसे ऊपर वाले भाग, और पौधे के नीचे जो जड़ वाले पार्ट होते हैं, नीचे वाले सबसे, वो दोनों जगहों पर एक विशेष प्रकार की टिश्यू पाई जाती है जो उनमें वृद्धि कर, मतलब हमेशा उसमें विभाजन की क्षमता होती है, हमेशा डिवीजन की क्षमता होती है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है आपको, मूल शीर्षस्थ एवं तना शीर्षस्थ में पाए जाने वाला उत्तक जो वृद्धि करते हैं। कौन? पैरेन्काइमा? नो। स्क्लेरेन्काइमा? नो। कोलेन्काइमा? नहीं। वो कौन है? तो वो है आप लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मेरिस्टेमेटिक। ये जो मेरिस्टेमेटिक है, यही जो है ये पौधे के मूल शीर्षस्थ और तना शीर्षस्थ में पाए जाते हैं। तो एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको कि कोशिका भित्ति से होकर जल का गमन कहलाता है। देखिए, जितने भी पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका चारों तरफ से, ध्यान दीजिएगा जरा सा यहां पर, कि ये जो आपको जो प्लांट सेल जो है, आपके सामने एक छोटा सा हम डायग्राम बनाएंगे। पादप जो कोशिका है, पादप कोशिका के चारों तरफ जो है ना, इस तरह करके ये जो बाहर वाली जो वॉल है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो बच्चों, कह रहे हैं क्या कि कोशिका भित्ति से होकर जल का गमन क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति से होकर, जब यहां कोशिका के अंदर जो है साइटोप्लाज्म यहां पर है, इसमें पानी के समान लिक्विड यानी तरल पदार्थ है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। जब इनसे पानी जब होकर ये सेल वॉल से, कोशिका भित्ति से होकर जब बाहर निकलती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं एपोप्लास्ट। क्या कहते हैं बच्चों? से एपोप्लास्ट कहते हैं। जरा ध्यान में रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट कहते हैं। और यहां ऑप्शन को दिया आपको सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में कहते हैं क्या कि जब आप लोगों का साइटोप्लाज्म से जब पानी बाहर निकलेंगे, किससे होकर? साइटोप्लाज्म का बात करेंगे, तब उसे हम लोग सिम्प्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट यानी पादप कोशिका में जो वैक्यूल मिलेगा, पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल होती है, वैक्यूल के चारों तरफ में जो ये आपको जो वाल दिख रहा है ना, इसी वाल को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। इसी वाल को टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इनमें से कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो 2 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? एपोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि डॉट डॉट पादप जगत को उभयचर कहलाते हैं। कह रहा है आपको कि डॉट डॉट पादप जगत को उभयचर, तो किनको जो है पादप जगत का उभयचर या एम्फीबिया कहते हैं, है ना? आपको ऑप्शन दिया है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। 4 ऑप्शन दिया गया आपको। तो आपको बता दे बाबू,
पादप जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा है, जंतु जगत में जो उभयचर होते हैं, जंतु जगत के उभयचर, हम लोग उसे क्या कहते हैं? फ्रॉग, मेंढक कहते हैं, क्योंकि ये जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। ठीक उसी प्रकार जो है पादप जगत में भी जो है कुछ उभयचर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। क्या कहते हैं उसे? ब्रायोफाइटा कहते हैं उसे। अब आपको बता दें, यहां पर और सभी ऑप्शन है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। ये जो टेरिडोफाइटा है ना, ये दुनिया का पहला पौधा है, फर्स्ट प्लांट है जिनमें जो है आपको वास्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक, जिसे आप लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, यह पहला प्लांट है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है। फर्स्ट प्लांट जिसमें, ये पहला पौधा इस दुनिया का जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है। ये टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का आपको बता दे बाबू, जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट है जिसका जो सीड होगा ना वो नेकेड होगा, मतलब वो फ्रूट से, फल के लेयर से ढका हुआ नहीं रहेगा, है ना। इसी के एग्जाम्पल में आता है बाबू साइकस, पाइनस, टेक्सस, नीटम, जिंगो। गाली नहीं दे रहे हैं, ये सबके सब जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है ना। साइकस, पाइनस, टेक्सस, नीटम, जिंगो, ये सबके सब जो है जिम्नोस्पर्म के जो है वो एग्जाम्पल है, वो आपको बताए। ठीक है, और अगला क्या है? एंजियोस्पर्म। क्या बोल रहे हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या कहते हैं? जिसका बीज फल के लेयर से ढका हुआ रहता है, उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। जो आप दुनिया भर के पौधे देखे होंगे, आम हो गया, नारियल हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये जितने भी ये पौधे देख रहे हैं जिसका बीज फल के लेयर से, फल से ढका हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ये पादप जगत का उभयचर पूछा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपको दिया है, C4 चक्र डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कमाल का क्वेश्चन है ये, कि आपको कहा क्या कि C4 चक्र जो है ना, इस C4 चक्र के नाम से जाना जाता है। C4 चक्र को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। ये इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए, ये चीज आप लोगों को याद कीजिए। आप लोगों को C4 चक्र, C3 चक्र जो है, ये सब क्रेब्स चक्र, इन सब के बारे में आप लोगों को जो है क्लियर करके आपको पढ़ाया है। तो बाबू C4 चक्र जो है, C4 चक्र का जो खोज किया था वो 2 वैज्ञानिक, कौन कौन? हैच और कौन थे? स्लैक। इन दोनों ने मिलकर इनका डिस्कवर किया था, है ना, इनके बारे में बतलाया था। इसी कारण से C4 चक्र को हैच एवं स्लैक चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हैच एवं स्लैक चक्र भी कहते हैं। ठीक है बाबू, तो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा? बोलो, C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें आपको, कि मानव पेशी कोशिकाओं में अवायवीय शोषण द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया है, इथाइल एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और पीजीए और पीजीएल। आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन दिया है। देखिए हम आपको क्लियर करते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। जब प्लांट में लाइक ईस्ट हो गया, है ना, कहते हैं क्या मतलब ईस्ट कोशिका में, आमतौर पे जब प्लांट में जब अवायवीय शोषण होती है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उसमें जो है इथाइल एल्कोहल का निर्माण होगा। इसमें किसका निर्माण होगा? इथाइल एल्कोहल का। लेकिन जब यही हम मनुष्य में होगा, है ना, मतलब एनिमल में होगा, जब अवायवीय शोषण की क्रिया, तो वहां पर निर्माण होता है लैक्टिक अम्ल का। जिनके वजह से आप लोग देखते होंगे कि जब आप रनिंग किए, अचानक से आप रनिंग किए, तो अगले दिन देखिए आपके पैर हाथ में जो है ना वो दर्द होने लगता है, वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है ना। तो आपको क्लियर कर दें यहां पर कि अगर प्लांट में अवायवीय शोषण होती है तो उसमें इथाइल एल्कोहल का निर्माण होगा, है ना। और यदि ये एनिमल में होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं मानव में, तो हम लोगों में क्या होगा बाबू? तो वो होगा लैक्टिक अम्ल, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपको? और स्तंभ मूल पाए जाते हैं। आपको बता दें, एक आपको जड़ मिला होगा प्रोफ्रूट यानी स्तंभ जड़, और एक है अस्तंभ जड़। ये बात कर रहे हैं यहां पर अस्तंभ मूल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे आप लोग स्टील रूट कहते हैं। क्या वो कह रहे हैं? स्टील रूट्स आर फाउंड इन, आपको पहला ऑप्शन दिया है, गन्ने में, गाजर में, सूर्यमुखी में, सरसों में। आपको बता दें, एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। देखिए
ये जो है ये गन्ना है। तो आप देखे होंगे तो नीचे वाले जड़ गन्ना का जो नीचे पोर्शन से कि इससे जो है इस तरह से पतला पतला इस तरह का जो जड़ इससे निकला हुआ रहता है, इस तरह से निकला हुआ रहता है ना। ये जो जड़ है इसी को हम लोग कहते हैं स्टील रूट, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं अस्तंभ जड़ बोलते हैं। बाबू ये जड़ नकल करते हैं स्तंभ जड़ के तरह, जैसे स्तंभ जड़ प्रोप रूट बरगद के पेड़ में मिलता है ना, उसी का नकल करने का प्रयास करते हैं, ये अस्तंभ मूल करते हैं ना। तो बोले क्या अस्तंभ मूल जो है ये पाए जाते हैं किसमें, मकई के पौधा में आपको मिल जाएगा, गन्ने के पौधे में मिल जाएगा, है ना। तो आपको दिया है ऑप्शन यहाँ पर, गन्ने में, गाजर में, सूर्यमुखी में, सरसों में। तो इन तीनों में तो नहीं होगा, लेकिन ये पहला वाला जो हम लोगों का जो ऑप्शन है तो उसे हम लोग बोलेंगे गन्ने में, ठीक है। तो 6 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि केंद्रक विभाजन का तात्पर्य यहां पर आपको दिया, कहते हैं कैरियोकाइनेसिस मीन, यही केंद्रक विभाजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका भित्ति का विभाजन, केंद्रक का विभाजन या गुणसूत्र का विभाजन यहां पर दिया गया। क्योंकि यहां केंद्रक का बात कर रहा है ना, ये केंद्रक का विभाजन है ना, तो उसे केंद्रक विभाजन कहा जाएगा, केंद्रक विभाजन। तो बोला कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका भित्ति का विभाजन या केंद्रक का विभाजन या गुणसूत्र का विभाजन, तो हम उसको बोलेंगे केंद्रक का विभाजन। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी नंबर हो जाएगा, केंद्रक का विभाजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हम लोगों का, अगला क्वेश्चन हम लोगों को कहा गया है कि निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है। नहीं ये मिस्टेक हो गया है, पादप हार्मोन नहीं है। कहते निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। पहला ऑप्शन ऑक्सिन, ऑक्सिन तो पादप हार्मोन है। अगला है जिब्रेलिन, ये भी पादप हार्मोन है। उसके बाद दिया इंसुलिन, उसके बाद दिया ABA एब्सिसिक एसिड, ये तीनों पादप हार्मोन है तीनों। लेकिन निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, तो ये जो इंसुलिन है ये पादप हार्मोन नहीं है। तो हम लोगों का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंसुलिन। अब आपको बता दें इंसुलिन के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो इंसुलिन है ये हमारे शरीर के जो मिक्स ग्लैंड हैं, जिससे हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के जो ग्रंथि होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज। हमारे शरीर में जो अग्नाशय हैं जिसे हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं, तो इन्हें हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे अग्नाशय में एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, उसे हम लोग कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, या उसी को हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस का द्वीप। तो लैंगरहैंस के द्वीप में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। लैंगरहैंस के द्वीप में 3 प्रकार की आपको कोशिका मिलेगा। कौन कौन सी कोशिका मिलेगा, तो सबसे पहला कोशिका मिलेगा हम लोगों का बीटा, अल्फा और फिर आप लोगों को क्या मिलेगा, गामा। ये जो बीटा सेल है, ये जो अल्फा सेल है और ये जो हम लोग गामा सेल है, ये तीनों सेल से अलग अलग हार्मोन जो है बनती है, तैयार होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा सेल से। तो बीटा सेल से इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो रिलीज होती है, वो बीटा सेल निर्माण करती है, ठीक है बच्चों। और ये जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल से जो हार्मोन बनेगा उसका नाम है ग्लूकागॉन। कौन, क्या नाम है उसका, ग्लूकागॉन। ये अल्फा सेल से ग्लूकागॉन नामक जो है वो हार्मोन जो है बनती है। और ये जो गामा सेल है, गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन नामक जो है वो हार्मोन बनती है। तो हम बात करने बारे में बीटा सेल से, और बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होती है। और ये वही इंसुलिन है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की जो मात्रा है उनको कंट्रोल करती है, जिनके वजह से हमें मधुमेह बीमारी होने से हमें बचा पाती है, हमको संभालती है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन में गिरावट हो जाए, अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगा ना बच्चों, तो अब हम लोग एक बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, जिससे हम लोग मधुमेह या उसे डायबिटीज के नाम से जानते हैं। चलिए तो 8 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्या कि पादपों का हरा रंग, एक पौधे का पत्ती का रंग देखिएगा हरा मिलेगा ना, तो कहते हैं पादपों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन दिया कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, फिकोजेंथिन।
क्या नाम है इसका? फिकोजेंथिन। आपको 4 ऑप्शन दिया। तो पौधे का पत्ती का रंग, आप लोग एकदम पूरा जीरो से, आप लोग 6 क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे, पौधे का जो हरा पार्ट होता है वो किनके कारण होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन इसके साथ में आप लोगों को 3 ऑप्शन है। पहला नंबर कैरोटीनॉइड्स। आपको हम बता दे बाबू, आप लोग जो गाजर खाते हैं, गाजर का जो आप लाल गाजर जो खा रहे हैं उसका जो कलर होता है ना, वो इन्हीं के वजह से होता है, कैरोटीनॉइड्स। अब अगला, ये जो जेंथोफिल है पौधे का, आप कई बार देखते होंगे पौधे की जो पत्ती है वो पीला मिलेगा आपको, वो जेंथोफिल के कारण होता है बच्चों, जेंथोफिल कारण, पौधे का पत्ती का रंग पीला जेंथोफिल के कारण। और ये जो फिकोजेंथिन है ना, ये जो है भूरा शैवाल में, जिसे ब्राउन अलगी कहते हैं ना, ब्राउन अलगी में इस पिगमेंट को देखा गया है। ठीक है, तो फिकोजेंथिन के वजह से ब्राउन अलगी का जो कारण भूरा होता है वो इन्हीं के कारण से होता है। ठीक है, तो हम लोगों का 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं? हाइड्रोपोबिक, क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोपोबिक एक अभी जो ये तकनीक है बहुत ही कमाल का तकनीक है। क्या करते हैं ये लोग कि पानी में ही जितने भी प्लांट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, जितने भी उन लोगों के नाइट्रेट हो गया, जितने भी उन लोगों का जो न्यूट्रिशन है वो पानी में ही उसको मिक्स कर देते हैं, और पौधे का मात्र केवल जड़ का कुछ हिस्सा उस पानी में डूबा हुआ रहता है, और उसी के द्वारा क्या होगा कि उस पानी में से ही पोषक तत्व जो है वो जरिए निकलेगा और उसके जड़ से होते हुए पौधे तक में पहुंचेंगे। तो ही कह रहा है आपको हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है जल, सभी पोषक तत्व सहित घोल, हरितगृह या द्रव। तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब का एक घोल होता है पानी में, और फिर वो पौधा जो है प्लांट लगा हुआ रहता है और वो पौधा फिर ग्रोथ करता है। तो हम लोगों का 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? बी नंबर, सभी पोषक तत्व सहित घोल। ठीक है, चलिए 10 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है आपको? आवृत बीजों में प्रजनन की इकाइयां, देखिए, द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब हुआ, आवृत बीजी का मतलब हुआ जिसका बीज फल से ढका हुआ रहता है ना। तो वही कह रहे हैं आवृत बीजों में प्रजनन की इकाई क्या है? ऑप्शन दिया पत्ती, जड़, शिखाग या पुष्प। तो आपको बता दें एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, लैंगिक जनन, वो हमारे पुष्प में होती है। तो 11 नंबर का आंसर जो हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये पुष्प हो जाएगा। ठीक है, तो 11 नंबर का हम लोगों का क्या हो जाएगा? पुष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कमाल का क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, क्रेब्स चक्र डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। यह बढ़िया क्वेश्चन है आपको। क्रेब्स चक्र हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस जो है वो भी आपको पढ़ाए हुए हैं। आपको कह रहा है आपको कि बताइए क्रेब्स चक्र जो है डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? TCA साइकिल के द्वारा, या BCA साइकिल के द्वारा, या ABA साइकिल के द्वारा, या PGA साइकिल के द्वारा? आपका क्या जवाब होगा? तो बच्चों आप इसका जवाब कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्रेब्स चक्र को हम लोग TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आपको हम यह चीज बता देते हैं बच्चों कि यहां पर जो ये क्रेब्स चक्र के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो है सिट्रिक एसिड का जो है फॉर्मेशन होता है। किसका होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र जो है उसका आंसर हो जाएगा किसके नाम से? तो TCA साइकिल से। हाँ, लेकिन क्रेब्स चक्र का एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हम छोड़ कर जाते हैं और उसका आप जवाब दीजिएगा बच्चों कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां पर होती है। आपको हम 2 ऑप्शन भी दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका द्रव, इन दोनों में से आप बताइए कि कहां पर क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन अब हम 13 का बात कर रहे हैं, 12 का हो गया ए नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है RUBP है, क्या है? राइबोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोज बाइफॉस्फेट, और ऑप्शन जो डी दिया है राइबोलोज 6 फॉस्फेट। तो क्या होगा बच्चों? RU जो BP है इसका पूरा नाम होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो 13 नंबर का आंसर हम लोगों का हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये कमाल का क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में कहते कि लाइकेन के शैवालीय अंग है, ऑप्शन दिया लाइकेन का शैवालीय अंग। हम इससे पहले की
इस क्वेश्चन को जिक्र करें, इसका आंसर आपको बताएं, हम थोड़ा सा आप लोगों को इसके दुनिया में ले चलते हैं लाइकेन का, क्योंकि लाइकेन कोई साधारण चीजें नहीं है कि आप इनको इतना इजी से समझ पाओगे, है ना। तो इनको हम थोड़ा सा हम इनके बारे में जिक्र करना चाहेंगे आप लोगों को, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए बच्चों, आप लाइकेन इस तरह समझ लीजिए कि ये एक आपका प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में आप क्या देखोगे, इसका दो पार्ट आपको मिलेगा। कितना पार्ट मिलेगा इसका? दो पार्ट। ये जो दो पार्ट है वो क्या क्या है, वो आपके सामने में है। कहते हैं क्या, इसका जो कुछ पार्ट जो होते हैं वो होते हैं बाबू शैवाल, जिसे हम लोग अलगी कहते हैं, और इसके जो अधिकांश जो भाग होते हैं वो होता है फंजाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। अब जरा यहां पर समझने और सोचने वाली बात क्या है, जो आपके सामने में रख रहे हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी के अनुसार आपका हम यहां पर क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर होगा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शैवाल और कवक को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइकेन क्या है, तो आपका जो जवाब होगा वो इस तरह कहते हैं क्या, कि लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक के एक सहजीवी संबंध है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। आपको पूछा गया कि लाइकेन क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो बोलेंगे शैवाल और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को हम लोग कहते हैं लाइकेन। ठीक है बाबू। अब देखो अब यहां पर शैवाल और कवक दोनों है, तो आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे, आप क्लास 9th में भी पढ़े थे और अभी आप 11th में भी पढ़ रहे हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिर कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको हम एक बार याद दिला देते हैं कि कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। चलिए ये हो गया। अब अगला, ये जो शैवाल है, अलगी है, तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं इसी को, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अब जरा गौर कीजिएगा यहां पर कि लाइकेन में ये जो कवक है, तो हम लोग अब यहां पर बात बोले, कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ये आपका क्लियर हो रहा है? अब इन्हीं दोनों के वर्ड से हमारे सवाल का जवाब होगा। तो इसमें दो पार्ट आपको दिख रहा है, ये कवक वाला पार्ट और ये सवाल वाला पार्ट, है ना। तो याद रखिएगा, लाइकेन में जो कवक वाले पार्ट होते हैं, कवक वाले जो पोर्शन होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, ये माइकोलॉजी के अनुसार से, इन्हीं के वजह से इसे हम लोग बोलते हैं माइकोबायोन्ट। क्या कहते हैं बाबू इसे? इसी को हम लोग बोलते हैं माइकोबायोन्ट। क्या कहते हैं बाबू इसे? माइकोबायोन्ट कहते हैं, इसी माइकोलॉजी के वजह से। क्योंकि ये आपको याद रखने का एक ट्रिक है, एक तरीका है कि लाइकेन में जो कवक वाले जो भाग होते हैं, आप तो इनको जान रहे हैं, लेकिन कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो कवक वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा? माइकोबायोन्ट। ठीक है बाबू। अब आते हैं शैवाल का, तो शैवाल वाले भाग को कहा जाएगा फाइकोबायोन्ट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइकोबायोन्ट बोलेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब आप लोगों को हम क्लियर कर दिए कि लाइकेन के जो कवक वाले भाग होगा उसे हम लोग बोलेंगे माइकोबायोन्ट, और लाइकेन के जो शैवाल वाले भाग होगा उसे हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। बच्चों, अब जब आप अपने इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपका इजी से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आपको? लाइकेन के सवालिय अंक, तो बोलिए सवालिय अंक को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए यहां पर लाइकेन के सवालिय अंक को हम लोग बोले थे फाइकोबायोन्ट, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा फाइकोबायोन्ट। यानी 14 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहे हैं आपको? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका का मतलब बात बोल रहे हैं, गार्ड सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोगों को, है ना। तो कहते हैं क्या कि ये जो गार्ड सेल है, द्वार कोशिका, वो किस में मदद करते हैं?
चारण से बचाव में, मतलब जो मवेशी वगैरह जो घास वगैरह खा लेते, क्या उसमें मदद करते हैं? ना ना ना। वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं, बिंदु स्राव में मदद करते हैं, या तो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में मदद करते हैं। तो बच्चों ये जो द्वार कोशिका है ये मदद करते हैं ट्रांसपायरेशन में, मतलब वाष्पोत्सर्जन में जो है ये हमें मदद करते हैं। यानी इसी आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि बाबू ये जो आप देख रहे हैं चांद के आकार का जो आपको ये सेल आपको जो देखने के लिए मिल रहा है, ये चांद वाले जो सेल है, चांद वाले ये सब्सिडरी सेल जो बाहर में जो हार्ट शेप जैसा आपको दिख रहा होगा, ये सब्सिडरी सेल है। और ये जो आपको दिख रहा है ये चांद के तरह, इसी का नाम है गार्ड सेल। और इसी में आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाई जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में मिलती है। तो ये जो चांद के तरह जो दिख रहा है यही गार्ड सेल है। और ये जो हो गया एक स्टोमाटा का स्ट्रक्चर हो गया। तो स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में जो मदद करते हैं ना, वो यही गार्ड सेल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए 15 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाष्पोत्सर्जन यानी बी नंबर। चलिए अब अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन होगा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है 16 नंबर में आप लोगों को, सहचर कोशिकाएं किन से सटी हुई रहती है ना। आपको कह रहे हैं क्या कि कंपेनियन सेल जो है वो किन से सटा हुआ रहता है। पहला चालनी नली से, ट्रैकिड से, स्कैनकाइमा से, वाहिका से। बच्चों ये जो सहचर कोशिका है, ये सहचर कोशिका जो जुड़ी हुई रहती है, सटी हुई रहती है, वो चालनी नली से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीव ट्यूब कहते हैं। ये जो सीव ट्यूब है जो है चालनी जो नलिका है, इसी से जुड़ा हुआ रहता है। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बाबू, क्या फाइटोक्रोम उत्तरदायी है। फाइटोक्रोम किस चीज के लिए, बीज अंकुरन के लिए, फूल खिलना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बाबू फाइटोक्रोम जो है वो उत्तरदायी है बीज अंकुरन के लिए और फूल खिलना, ये दोनों के लिए जो है जिम्मेदार है फाइटोक्रोम। प्लांट में फाइटोक्रोम एक प्रोसेस होती है, एक तरह की प्रक्रिया है जिनका कंट्रोल में बीज अंकुरन और फूल खिलना। तो 17 नंबर का आंसर हम लोग हो जाएगा ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो 17 नंबर का सी नंबर आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोगों का जो अगला सवाल है उस पर आते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने जो डिस्कस कर रहे थे वो क्लास 11th के जो बॉटनी के क्वेश्चन थे वो, और अब जो बारी आ गया है वो हम लोगों का है इसका जूलॉजी का, है ना। तो जूलॉजी का जो है क्वेश्चन उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है जूलॉजी में कि लब एवं डब ध्वनि है। आपको क्लियर कर दें सबसे पहले कि लब और डब दो ध्वनि अलग अलग, ये जो ध्वनि है वो अलग अलग एक नहीं है। हाँ भले ये है कि दोनों ध्वनि एक ही जगह से निकल रहे हैं ना, वो एक ही पार्ट से एक ही ऑर्गन से निकलेंगे, लेकिन अलग अलग पार्ट, अलग अलग जगहों से ये दोनों ध्वनि जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनको अलग अलग जानना होता है। ये जो लब ध्वनि है ना, ये प्राइमरी साउंड है, पहला ध्वनि। ये जो डब साउंड है ये सेकेंडरी है, मतलब उसके बाद। तो कहते हैं कि लब डब ध्वनि जो निकलते हैं कहां से, वृक्क से, फुफ्फुस से, यकृत से या हृदय से। तो कहते हैं लब डब ध्वनि जो है ना वो हृदय की है। कहां का है, हृदय की। समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो लब ध्वनि हो गया पहला वाला और डब ध्वनि हो गया सेकंड ध्वनि। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, मानव में रक्त समूह के प्रकार। तो बाबू यहां पर जो आपके क्लास 11th के जो मुताबिक जो आप लोगों को यहां पर जानना है वो आपके सामने में है ना। आपको बता दें कि ये जो मानव में रक्त समूह है वो होता है कितना, 4 प्रकार। वो कौन कौन है, पहला ऑप्शन दिया है ए बी और ओ, ऑप्शन बी ए बी सी डी, आगे दिया ए बी बी ए, आगे दिया ऑल ऑफ दीज नहीं। तो हम लोगों का जो पहला ऑप्शन है ए बी और ओ, ये आंसर होगा। ये हम लोगों का ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप में थोड़ा सा एक झलक आपको दे देते फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये जो बाबू रक्त समूह ए बी है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए बी। ये ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं इसे, मतलब सर्व प्राप्तकर्ता कहते हैं। मतलब ये जितने भी ब्लड ग्रुप वाले बाकी है उन सब ब्लड ग्रुप वाले का ये ब्लड ले सकता है, लेकिन देगा किसी को नहीं। तो ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है सर्व प्राप्तकर्ता, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ये जो ब्लड ग्रुप जो ओ है, ये ब्लड ग्रुप ओ, ये दुनिया भर के
ये जो बाकी जो ब्लड ग्रुप वाले हैं उसको दे सकता है ना, बाकी के ब्लड ग्रुप जो वाले हैं उनको हम लोग डोनेट कर सकते हैं। कौन? ओ वाले, ये दे सकते हैं, लेकिन ये किसी से मांगता है, किसी से लेता नहीं है ना। तो ये ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब इसे कहा जाता है सर्वदाता। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब तीसरा नंबर पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं आपको? उपांति भवन। ये आप लोगों को सेल डिवीजन जो अभी आप लोगों को लगातार जो क्लास दे रहे हैं उनमें जब आपको पढ़ा दे वो क्लियर कर दे, उसी कहते हैं हम लोग यहां पर टर्मिनेशन अकर्स इन। आपके सामने ऑप्शन दिया गया, पहला लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस। बच्चों ये जो उपांति भवन की क्रिया है जिससे टर्मिनेशन की क्रिया कहते हैं, ये होती है कहां पर? तो डाइकाइनेसिस में। कहां होता है बच्चों? ये हम लोगों का डाइकाइनेसिस में होगी। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको? श्वसन का परिणाम है जब हम लोग जो श्वास ले रहे होते हैं और उसके बाद जो हम लोग का रिजल्ट जो श्वास लिए अब जो बाहर आने वाले हैं उनका, वही कह रहे हैं परिणाम क्या? O2 का निकलना। क्या हम लोग जो श्वास लेते तो उससे O2 निकलते हैं? बी नंबर एनाबोलिज्म है, CO2 का स्थानांतरण होगा या CO2 का निकलना होता है। तो हम लोग जब श्वास लिए तो बहुत सारे गैसेस वगैरह जो आते हैं जो हमें मिलेंगे और फिर में ऑक्सीजन को हमारी फेफड़ा पे उपस्थित जो आरबीसी है, आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उससे रिएक्ट करके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के हमारे बॉडी के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचेंगे। ठीक है। लेकिन वापस वहां जब वहां पर पहुंचने के बाद उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। कौन? ऑक्सीजन। जैसे ही उसको तोड़ेगा उसके बाद वहां आप लोगों को क्या मिलेगा? तो कहते हैं क्या वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एक निश्चित मात्रा में आप लोगों को ऊर्जा मिलेगा। किस फॉर्म में? एटीपी के रूप में, जो 38 एटीपी के बराबर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन रिएक्ट करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर वो हमारे शरीर से होते फिर वापस कहां जाएंगे? फेफड़ा में आएंगे। और फिर उसको श्वास को जब वापस लौटाने का समय आएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा ये हम लोगों का क्या होगा बाबू? ये डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। ठीक है। चलिए अब हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है कि डीसीटी। आपको कह रहा है क्या कि डीसीटी का यहां पर ये पूरा नाम दिया गया है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल अगला दिया है, डायरेक्ट कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल आगे दिया है, डिस्टल कॉमन ट्यूब्यूल और डायरेक्ट कॉमन ट्यूब्यूल। तो इसे क्या बोलेंगे बाबू? ये जो डीसीटी है इसका पूरा जो नाम होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टल बुलेटिन ट्यूब्यूल। ये इसका पूरा नाम होता है डीसीटी का। 5 नंबर का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं बच्चों? कि विषाणु है कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय। बच्चों ये जो वायरस है ये वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती है, ये होते हैं अकोशिकीय, इसमें वायरस नहीं मिलता है। एक्चुअल में तो हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है जो है इसको जीव के अंतर्गत भी नहीं रखते हैं। इसे कहा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की इसे कड़ी माना जाता है ना। तो ये जो है इसमें कोशिका नहीं मिलने के कारण इसे हम लोग कहते हैं अकोशिकीय, इसी को बोलते हैं अकोशिकीय। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी नंबर होगा अकोशिकीय ए सेल्यूलर, ये होता है वायरस। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? इनमें कौन बहुकेंद्रिकीय है? आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, इनमें कौन बहुकेंद्रिकीय है? कहता है अरेखीय या रेखीय, तंत्रिका कोशिका या ब्रिका कोशिका। आपको ऑप्शन दिया है नॉन स्ट्रेट मसल्स या तो फिर स्ट्रेट मसल्स, उसके बाद कहता है नर्व टिश्यू, उसके बाद रेनल टिश्यू। तो आपको ऑप्शन दिया क्या? अरेखीय पेशी या तो फिर रेखीय पेशी। तो बाबू आपको बता दें जो बहुकेंद्रिकीय होती है वो हमारे रेखीय पेशी में होती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट मसल्स। तो 7 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि इनमें कौन कोशिका का शक्तिगिरी कहलाता है? ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, केंद्रक को या राइबोसोम को? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते रहा। 8 का जो ए नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस कहते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट जो है इसे हम लोग जो क्या कहते हैं? किचन ऑफ सेल। ये कोशिका का जो है खाना बनाने वाले जगह होते हैं, किचन होते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन कहते हैं। चलिए कोशिका का आगे ये केंद्रक। ये जो केंद्रक है इन्हें
कंट्रोल रूम कहा जाता है। पूरे कोशिका को जो कंट्रोल यही करता है। ये राइबोसोम जो है बेचारा, ये प्रोटीन जो है संश्लेषण करने में, ये प्रोटीन सिंथेसिस का जगह होता है, जहां प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है, राइबोसोम को, जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों को दिया गया, क्या कर रहे हैं, रेड डाटा बुक में रखे जाते हैं। रेड डाटा बुक में किसको रखा जाता है? ऑप्शन दिया आपको, स्थानिक पौधे को, विलुप्त पौधे को, लुप्त प्राय प्रजाति को, या महामारी पौधे को। तो आपको बता दें, ये जो रेड डाटा बुक होता है ना, उसमें उस जंतुओं का जानकारी रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, है ना, जो विलुप्त होने के जो कगार पर रहते हैं उसी को, यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति, है ना। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं, जैसे अभी हम लोगों का जो टाइगर है, इनकी संख्या लगातार कम हो रहे हैं, तो इन्हें अभी रखा जाएगा लुप्त प्राय प्रजाति में, है ना। तो रेड डाटा बुक में इसकी जानकारी रखती है। आप लोग रेड डाटा बुक के बारे में जान रहे हैं? कहते हैं क्या, इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं, जिनकी प्रजातियां जो है वो धीरे धीरे अब खत्म होने के कगार पर होगा, तो उनकी जानकारी जिस पुस्तक में रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, थायरोक्सिन स्रावित होती है किससे? पिट्यूटरी से, यानी मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, थायराइड से, एड्रिनल से, जननांग से। तो थायरोक्सिन हार्मोन हम लोगों का थायराइड से, कहां से स्रावित होती है? तो थायराइड से स्रावित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपको, खुला संचरण तंत्र। कहते हैं खुला जो संचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, वो किस में मिलेगा? वही कह रहा है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, किस में? हाइड्रा में, तेलचट्टा में, पक्षी में, तारा मछली में। तो किस में? तारा मछली में, पक्षी में, या हाइड्रा में? नहीं, ये मिलता है किसमें? तेलचट्टा में। किसमें मिलेगा? खुला परिसंचरण तंत्र में मिलते हैं बच्चों, वो मिलता है किसमें? तेलचट्टा में मिलता है। तो 11 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है आपको, कोहनी का जोड़। क्या बोल रहा है? कोहनी का जो जोड़ है किसका उदाहरण है? ये कोहनी का जोड़ मार रहा है, यहां पर बात कर रहा है ना। तो देखिएगा, आप इसे आगे पीछे इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह से गेट का जो दरवाजा है वो इस तरह से खुल सकता है। देखिए ये पीछे नहीं उल्टेगा। आप कई बार साउथ का जो मूवी वगैरह देखते होंगे, वो लोग एकदम हाथ को ऐसे उल्टा घुमा देता है, ऐसा नहीं है, है ना। बोलिए, पैर में मार दिया, जैसे हम लोगों का जो ये ठेवना जो है हम लोगों का, यहां भी जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ही तरफ मुड़ सकते हैं, आगे की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। उस तरह ये हाथ है, इस तरह से ये मुड़ेंगे कब्जा की तरह, है ना। तो यहां पर जो हम लोगों का ज्वाइंट रहता है, जोड़ होते हैं, उस जोड़ को हम लोग कहते हैं हिंज जोड़। क्या कहते हैं उसे बच्चों? हिंज जोड़ कहते हैं ना। तो 12 नंबर का आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्या? बी नंबर। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, पहला ऑप्शन दिया है सेरेबेलम, अगला दिया है मेडुला ऑब्लिगेंटा, अगला दिया है ओल्फैक्टरी लोब, और आगे दिया है सेरेब्रम, है ना। तो आपके सामने में जो आपको ऑप्शन दिया गया है, दो ऑप्शन देखिए एक जैसा आपको लग रहा है, यह सेरेबेलम और यह है सेरेब्रम। तो हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है बच्चों, वो होता है सेरेब्रम। ये वही वो पोर्शन है होता है जहां पर हमारी जो बुद्धिमत्ता है, हमारी जो यादाश्त है ना, कोई भी चीजें जो हम लोग सोचते विचारते हैं, वो सारी चीजें जो स्टोर रहता है वो होता है हमारे सेरेब्रम में। तो हम लोगों का जो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या क्वेश्चन है, जल संवहन प्रणाली निम्नलिखित में से किसका गुण है? आपका पहला ऑप्शन दिया पोरीफेरा, टीनोफोर, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा। अगेन एक बार क्वेश्चन कहते हैं जल संवहन, आप लोगों को याद होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम, किस में मिलेगा आपको? वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में? पोरीफेरा में, टीनोफोरा में, इकानोडर्मेटा में, या कॉर्डेटा में। तो जल संवहन जो वास्कुलर जो होती है, ये वास्कुलर सिस्टम जो मिलेगा, वाटर वास्कुलर सिस्टम, वो किस में मिलता है? वो मिलता है इकाइनोडर्मेटा में। किस में मिलता है बच्चों? इकाइनोडर्मेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये भी बोले थे, इनसे 2 पॉइंट जो सबसे खतरनाक है, पहला ये कि वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में मिलेगा? जल संवहन तंत्र, ये मिलेगा किस में? इकाइनोडर्मेटा। दूसरा, इकाइनोडर्मेटा का जितने भी एनिमल है ये आपको सबके सब समुद्र में मिलता है, ये आपको कैरेक्टर बताए थे। 14 नंबर का आंसर क्या होगा हम लोगों का? तो हो जाएगा क्या? तो बोलेंगे सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है लार का पीएच मान कितना होता है बच्चों? पहला ऑप्शन दिया 6.8,
उसका 8, उसका 7.4, उसका 9.5। तो ये जो सलाइवा है, लार है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है बाबू 6.8 होता है। तो 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला कहता है वसा का साधारण रूप क्या है। जैसे इस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो सरलतम रूप है, साधारण रूप क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको बोल रहा है वसा का, यानी फैट का बोल रहा है, तो क्या ग्लूकोज होगा, एमिनो अम्ल होगा, वासी अम्ल होगा, या तो फिर उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो कहते हैं कि वसा का जो एक सरलतम जो रूप होता है उसे हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। आप लोग कई बार ना क्या कहते हैं, वसा पूछा ना, तो ये जो अमीनो अम्ल है, ये जो अमीनो अम्ल है, तो ये अमीनो अम्ल ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है बच्चों। सॉरी मिस्टर, ये जो वसा है ना, ये बोले वसा जो ये अमीनो अम्ल का बात कर रहे थे। अमीनो अम्ल क्या होता है कि अमीनो अम्ल के समूह को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। अमीनो अम्ल के जो ग्रुप होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, है ना। अमीनो अम्ल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटीन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्रोटीन क्या है, तो अमीनो अम्ल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन। लेकिन यहां पर पूछा क्या, वसा का साधारण रूप पूछा ना, तो ग्लूकोज होगा, अमीनो अम्ल होगा, क्या वासी अम्ल होगा, यूरिक अम्ल होगा। तो वसा का जो साधारण रूप होगा वो होगा हम लोग का वासीय अम्ल। क्या बोलेंगे उसे, वासीय अम्ल। ठीक है, तो 16 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 जो हम लोगों का ये क्वेश्चन जो डीएनए से जुड़ा हुआ है कि डीएनए आरएनए से किसके होने के कारण भिन्न है। पहला ऑप्शन दिया है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। हम आपको पहले यहां पर आपको क्लियर कर दें डीएनए के बाद और आरएनए का, जरा गौर कीजिएगा बाबू। डीएनए में जो क्षार पाई जाती है ना, डीएनए में जो क्षार मिलते हैं वो टोटल जो आपको क्षार मिलेगा वो 4 प्रकार के। कौन कौन मिलेगा बाबू, तो पहला नंबर है एडेनिन, क्या बोले हम, एडेनिन। दूसरा क्या है बाबू, थायमिन, थायमिन। उसका क्या है, साइटोसिन। और उसके बाद गुआनिन। जरा गौर कीजिएगा बच्चों, तो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। और जब हम ये बात करें डीएनए में, और जब हम बात करेंगे किसमें, आरएनए में, तो आरएनए में सब ठीक है। ये एडेनिन मिलेगा, इसमें भी एडेनिन मिलेगा, इसमें साइटोसिन मिलेगा, इसमें भी साइटोसिन मिलेगा, इसमें गुआनिन है, इसमें भी गुआनिन मिलेगा। लेकिन ये जो थायमिन है ना, ये थायमिन डीएनए में मिलता है, आरएनए में नहीं। तब आरएनए में कौन मिलेगा, तो आरएनए में मिलता है यूरासिल। क्या मिलता है बच्चों, यूरासिल। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। तो ये एडेनिन मिलेंगे, थायमिन मिलेंगे, साइटोसिन मिलेंगे, गुआनिन मिलेंगे। लेकिन आरएनए में एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन मिलेगा। तो आपको सवाल में दिया कि डीएनए आरएनए से, ये जो डीएनए है वो आरएनए से किसके होने के कारण भिन्न है। पहला ऑप्शन क्या है, एडेनिन के कारण, थायमिन के कारण, साइटोसिन के कारण, या गुआनिन के कारण। देखिए गुआनिन तो दोनों में है, साइटोसिन भी दोनों में है, एडेनिन भी दोनों में है, लेकिन डीएनए में होता है थायमिन, लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं होकर क्या होता है, यूरासिल। तो इसी के कारण से क्या होता है, ये दोनों का जो भिन्न होने के कारण है वो यहां पर क्या होगा, थायमिन। ये थायमिन हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर 17 नंबर का बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं बच्चों, आपको प्रोटीन का पाचन होती है अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या लीवर में। तो कहता है कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन का जो डाइजेशन होती है वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, छोटी आंत में। किस में होता है बच्चों, ये छोटी आंत में। तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी नंबर हो जाएगा। क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। चलिए बच्चों, तो यहां पर जो आप लोगों का ये जो सेट 2 है वो कंप्लीट हो गया। बच्चों आप लोगों को ये बात हमेशा हम बोलते आए हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने मेहनत को लगातार करते रहिए। आप मेरे साथ जुड़कर अपने जो ये लाइव सेशन जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, इनको देखकर अपने जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उस तरह से करके आप खत्म कर लीजिएगा अपने एग्जाम तक में। चलिए मिलते हैं बच्चों, अब आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।